हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडीज़ का स्टूडेंट। हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th मैथ की स्टडी कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली एक एक के सभी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 11वें तक के सभी क्वेश्चन को हमने हल किए थे। अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12वें से स्टार्ट करेंगे और आज की इस प्रश्नावली को ख़त्म करके रहेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो का जो 12वां क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा है कि यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए इंटू, देखिए यहाँ पर कुछ साइन नहीं लगा, इसका मतलब है इंटू है, ये इंटू में है, इंटू मतलब गुणा में है। ए इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 संख्या 24 यानी 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है 24 से पूरी तरह विभाजित है। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर देखिए, जो कुछ दिया था और जो सिद्ध करना था वो सब हमने लिख लिया। तो हमें क्या दिया था कि ए एक धन पूर्णांक है और सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना मतलब दिखाना, दिखाइए लिखा है ना कि ए इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 ये 24 से पूर्णतया विभाजित है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अब देखिए, ए प्लस 1 हम सभी जानते हैं, किसी भी संख्या में जब आप एक जोड़ते हुए चले जाते हैं तो हमें उसकी क्रमागत संख्या प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो चूंकि हम लिख सकते हैं कि ए कामा ए प्लस 1 कामा, देखिए ये कामा है, अभी इंटू नहीं है, गुणा के साइन नहीं है, कामा हमने लगाया है। कामा का मतलब अलग करना। ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 ये 4 क्रमागत धन पूर्णांक है। अभी आप कैसे कर सकते हैं कि 4 क्रमागत धन पूर्णांक है, मैंने आपको बताया था क्रमागत धन पूर्णांक के वीडियो लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। कि किसी भी संख्या में जब आप एक जोड़ते हुए चले जाते हो तो हमें उसकी क्रमागत धन पूर्णांक प्राप्त होती है। जैसे कोई आप संख्या लीजिए, 5 ले लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए, अभी हम आपको समझाने के लिए बस लिख रहे हैं। माना ए बराबर 5 हमने लिया तो ए प्लस 1 कितना होगा, 6 होगा। इसी प्रकार ए प्लस 2 कितना होगा, ए प्लस 2 5 2 7 होगा और ए प्लस 3 कितना होगा, 8 होगा। तो अब देखिए ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 5 6 7 8 क्रमागत धन पूर्णांक है कि नहीं है ना। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना आपको नहीं लिखना है, आपको केवल इतना ही लिखना है कि ए कॉमा ए प्लस 1 कॉमा ए प्लस 2 कॉमा ए प्लस 3 ये सभी 4 क्रमागत धन पूर्णांक है। अब देखिए, अतः हम क्या बोल सकते हैं कि इनमें से कोई, किनमें से, ए प्लस 1 कॉमा ए प्लस 2 कॉमा ए प्लस 3 इनमें से कोई संख्या होगी जो 2 से विभाज्य होगी और इनमें से कोई ऐसी एक संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी और इनमें से कोई ऐसी संख्या होगी जो 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब कैसे, मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। मैंने यहाँ पर माना था 5 6 7 8 ये 4 क्रमागत धन पूर्णांक थी। तो इनमें से बताइए, इनमें से आप देख ही रहे हैं कि 6 है 8 है, ये 2 से पूर्णतया विभाजित हो जा रही है। इनमें से एक ऐसी संख्या है 6 जो 3 से भी पूर्णतया विभाजित होगी और इनमें से एक ऐसी संख्या है 8 जो 4 से भी पूर्णतया विभाजित होगी, है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक कामा ए प्लस 1 कामा ए प्लस 2 कामा ए प्लस 3 इनमें से कोई ऐसी संख्या होगी जो 2 से विभाज्य होगी और इनमें से कोई 3 से विभाज्य होगी और इनमें से कोई 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम नीचे लिखिए, तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 संख्या 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर 24, 3 दूना 6 6 चौक 24, 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब यदि इतना करने पर भी आपको यकीन नहीं आता तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। आइए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मैंने 5 संख्या, पहले आप इतना लिख लीजिए, इतना आप नोट्स में लिख लीजिए और इसको छोड़ करके उसके बाद आप यहाँ पर समझिए मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। कि ए बराबर हमने 5 देखिए यहाँ पर माना है, तो ए गुणे कर रहे हैं, ए प्लस 1 करेंगे, उसके बाद ए प्लस 2 करेंगे, फिर ए प्लस 3 करेंगे। अब मान रखिए यहाँ पर सबका ए कितना है, 5 है, ए प्लस 1 कितना है, ए प्लस 1 है आपका 6 और ए प्लस 2 कितना है यहाँ पर देखिए 7 और ए प्लस 3 कितना है 8। अब इनका गुणा कीजिए और देखिए ये संख्या 2 गुणे 3 गुणे 4 से पूर्णतया विभाजित होती है कि नहीं होती है। इतना आपको सॉरी बराबर नहीं है, इतने से आपको डिवाइड करना है, भाग लगाना है। भाग का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 1680।
लगभग क्या इतना ही आएगा। तो 1680 जो आया ना, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 4 यानी 24 से, तो ये पूर्णतया 70 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अतः हमने प्रूव कर दिया कि a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। इतना आपको नहीं लिखना है, इतना केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम होगी। सम पूछा है, विषम नहीं। इतना आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सी संख्या सम है वही आपको बताना है। तो आइए बारी बारी सबका प्रैक्टिकल करते हैं और बताते हैं कौन सी संख्या सम होगी। तो 13वां क्वेश्चन में हमें जो दिया था वो हमने लिख लिया कि ए एक सम धन पूर्णांक है। सम का मतलब इवन नंबर और धन का मतलब पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, कि जैसे -2 भी तो एक सम पूर्णांक ही होगा, लेकिन यह सम ऋण पूर्णांक होगा। और अगर सम धन पूर्णांक की बात करें तो +2, यानी जिसके सामने प्लस साइन लगा हो और वह सम हो। तो ए एक सम धन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है। तो अब बोल रहा है, पहला आपका जो ऑप्शन है वो दिया है ए स्क्वायर, कि आप बता सकते हैं ए स्क्वायर सम है या विषम है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, मान लिया, हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना a बराबर 4 है। 4 हमने क्यों माना? अब 2 4 6 8 कुछ भी मान सकते हैं सिवाय सम के। विषम को छोड़ करके आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि a यहाँ पर दिया है समधन पूर्णांक है और यहाँ पॉजिटिव भी होना चाहिए। और b को हमने क्या माना है? b को हमने 3 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं सम या विषम, ये केवल हमने प्रैक्टिकल करने के लिए माना है। इतना आपको एग्जाम में या अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में कहीं पर भी नहीं लिखना है। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, यहाँ b को हमने 3 माना है और a को हमने 4 माना है। अब a स्क्वायर, अब बताइए कितना आएगा? तो a को हमने 4 माना है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, हमें मिल गया 16। अब आप बताइए 16 सम है या विषम है? हम सभी जानते हैं 16 2 से पूर्णतया विभाज्य, अतः यह सम संख्या होगी। तो आप क्या बोलेंगे कि ए स्क्वायर सम है। अब रीजन भी लिख दीजिए, रीजन बताइए सम क्यों है? तो क्योंकि तो आपको केवल इतना लिखना है कि ए स्क्वायर एक सम संख्या होगी, क्योंकि जब सम संख्या का वर्ग करते हैं, चूंकि ए क्या था, ए एक सम संख्या था, समधन पूर्णांक था, और जब हम समधन पूर्णांक का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हमें समधन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः ए स्क्वायर एक सम पूर्णांक होगी। ठीक, अब इसके बाद दूसरा आपका ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर। अब बता सकते हैं कि बी स्क्वायर सम होगा या विषम होगा? देखिए, बी को हमने विषम माना था, वो है 3। अब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर हमें 9 प्राप्त हुआ। तो अब आप यहाँ से देख करके ही बता सकते हैं कि 9 क्या है? 9 एक विषम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हमें केवल सम के बारे में ही पूछा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कौन कौन सी संख्या सम है, तो हमें विषम के बारे में तो लिखना ही नहीं है। तो ये तो भैया विषम ही है, सम है ही नहीं। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका a प्लस बी। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं विषम है। विषम क्यों है? क्योंकि आप इसी प्रकार लिख दीजिएगा, क्योंकि जब विषम संख्या का हम वर्ग करते हैं तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अतः बी स्क्वायर एक विषम संख्या है। ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है a प्लस बी। अब a प्लस बी बताइए सम होगी या विषम होगी? अब हमने a को क्या माना था? 4 माना था, सम है, और b को हमने 3 माना था जो एक विषम है। तो 4 + 3 कर देते हैं। अब आप बताइए 4 और 3 का जब योग करेंगे तो 7 मिलता है। अब ये 7 क्या है भैया? 7 भी एक विषम है, अतः सम नहीं है। यहाँ से आप एक पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं कि जब किसी भी सम और विषम संख्या को जब हम जोड़ते हैं, जब किसी भी सम या विषम संख्या का योग करते हैं, तो हमें जो योगफल प्राप्त होता है वो विषम ही प्राप्त होता है। आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में केवल सम संख्या ही पूछा है, चूँकि a प्लस बी एक विषम होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है a इंटू बी। देखिए, इन सभी में हम कौन सा सम है कौन सा विषम है उसकी पता लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन तो एक ही है, 13वां क्वेश्चन ही है। तो a प्लस बी को हमने सिद्ध कर दिया कि विषम है। अब a इंटू बी को सिद्ध करते हैं कि ये सम है कि विषम है, पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट आता है a इंटू बी। तो
ए को हमने क्या माना था 4 और बी को क्या माना था 3, जो एक विषम है। तो अब 4 गुणे 3 करते हैं, अब देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए 4 3 12 होता है, जो कि सम प्राप्त होता है। तो अब आप लिख सकते हैं कि a इंटू बी एक सम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी भी सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। देखिए आप अपने फेयर कॉपी में इतना लिख लीजिएगा कि अतः a इंटू बी सम संख्या होगी। क्यों? क्योंकि सम का गुणा सम विषम संख्या में करने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। ठीक, इतना आप लिख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है a इंटू ए प्लस 1। हमें बताना है कि a इंटू ए प्लस 1 सम है या विषम है। यहाँ पर हमने a को 4 माना था, जो एक सम है, चूँकि क्वेश्चन में दे रखा है कि a एक समधन पूर्णांक है, और b को हमने 3 माना था, चूँकि क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि b एक विषम धन पूर्णांक है। तो अब हम इन सब का मान यहाँ पे रखते हैं। तो a को हमने क्या माना था, a इंटू ए प्लस 1 है ना, तो a है 4 और 4 प्लस 1 a प्लस 1। देखिए केवल आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको ये सब नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो 4 गुणे 5 4 1 5, 4 गुणे 5 जब आप करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होता है। तो 20 क्या है, एक सम पूर्णांक है, हमें सम प्राप्त हुआ। अतः आप बोल सकते हैं, आपको देखिए ये लिखना है, आपको लिखना है अतः a इंटू ए प्लस 1 एक सम संख्या होगी। अगर इसका भी रीजन पूछ दे, कारण पूछ दे क्यों सम संख्या होगी, तो आपको भी वही लिखना है जो आपने इसके पीछे लिखा है कि सम संख्या में विषम संख्या का गुणा करने पर हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। अब एक कैसे हुआ, आइए फिर से समझ लेते हैं। देखिए a प्लस 1 था, हम सभी जानते हैं किसी भी सम संख्या में या किसी भी विषम संख्या में, सम संख्या में जब हम 1 जोड़ते हैं तो विषम प्राप्त होता है, और जब विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो सम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 1 है, और a हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि a एक सम संख्या है। तो सम संख्या में जब हमने 1 जोड़ दिया तो a प्लस 1 क्या बन गया, विषम बन गया ना। जब सम संख्या में a क्या था, a एक समधन पूर्णांक था। अब जब समधन पूर्णांक में हमने 1 जोड़ दिया तो ये विषम धन पूर्णांक बन गया ना। तो जब विषम धन पूर्णांक का a में गुणा कर रहे हैं, यानी विषम धन पूर्णांक का हम सम में गुणा कर रहे हैं, तो गुणनफल हमेशा सम प्राप्त होता है। और इसे हम पिछले क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं। आई होप आप इतना अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एक और आता है आपका, नेक्स्ट है कि बताइए कि b इंटू बी प्लस 1 क्या यह सम है या विषम है। तो इसको भी जस्ट इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि b का मान फिर से हम रखते हैं, b को हमने 3 माना था ना, तो 3 इंटू 3 प्लस 1। देखिए यहाँ पर ये विषम संख्या है और ये सम संख्या बन गया। सम कैसे बन गया, हमने आपको पहले बताया था कि जब विषम में 1 जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा। तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो 3 1 4, 3 गुणे 4 बराबर 4 3 12, हमें सम मिला। तो अतः आप फिर से वही चीज़ लिखेंगे जे सेम ऊपर वाला चीज़। तो आपको अपने फेयर कॉपी में क्या लिखना है कि अतः b इंटू बी प्लस 1 एक सम संख्या होगी। अगर रीजन पूछ दे, अगर आपके टीचर ने, आपके स्कूल के किसी भी टीचर ने पूछ दिया क्यों कैसे होगी सम संख्या, प्रूफ बताओ, तो आपको क्या लिखना है कि क्योंकि b एक विषम पूर्णांक है। विषम कैसे पता चला, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है 13वें क्वेश्चन में। देखिए b एक विषम धन पूर्णांक है, ये दे रखा है। और b प्लस 1 जब हमने किया, हम सभी जानते हैं कि विषम में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें सम प्राप्त होगा। यकीन नहीं आता तो 3 में 1 जोड़ करके देख लीजिए, 4 मिलता है। तो b प्लस 1 सम पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, और हम सभी जानते हैं कि सम में विषम का गुणा करने पर हमेशा सम प्राप्त होता है। और यह बात हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी प्रूव कर चुके हैं। तो ये रहा इसका रीजन। और 13वां क्वेश्चन आई होप कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों देखिए 14वां क्वेश्चन करने से पहले आपको पूर्णांकों के कुछ योग के नियम और गुणनफल के नियम के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपको संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, इन सभी नियमों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो 14वां क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर नहीं देखी जिसमें हमने सभी नियमों को बता रखा है कि संवरक नियम क्या होता है, क्लोजर नियम क्या होता है, साहचर्य नियम क्या होता है, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं।
तो चलिए पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद 14वां क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 14वां क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि धन पूर्णांक के लिए गुणधर्मों के अंतर्गत किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। हमें गुणधर्म बताना है, यानी कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, साहचर्य नियम या क्रम विनिमय नियम, या फिर कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो चलिए बारी बारी से सबको हल करते हैं। देखिए 14वें का जो एक क्वेश्चन है वो बोला है 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। अब अगर आप इन दोनों का, यानी दोनों पक्षों का, ये दायां पक्ष, सॉरी ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, अगर आप दोनों का अगर गुणा योग यानी इनका मान निकालें तो दोनों तरफ का जो मान आएगा वो सेम आएगा। सेम आएगा लेकिन किस तरह से आएगा, कौन सा गुणधर्म फॉलो कर रहा है, कौन सा नियम यहाँ पर लग रहा है, उस नियम के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो, अगर आपने उस वीडियो को देखा हो, नहीं देखा तो देख लेना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वितरण नियम में क्या होता था कि जैसे हमने 3 का गुणा 11 में किया था, तो क्या किया था, 3 गुणे 11 को हमने क्या कर दिया था, 11 को आप 5 + 6 भी कर सकते हो, यानी किसी एक संख्या को हमने तोड़ दिया था। तो इसको आप पहले 5 में गुणा करते थे, फिर आप 3 का गुणा 6 में करते थे, तब इस प्रकार जोड़ते थे। तो 5 × 15 और 6 × 18, तो 15-18 जब आप जोड़ेंगे तो 33 आएगा। और इसी प्रकार 11 × 33 भी होता है, हम सभी जानते हैं। तो यह जो नियम फॉलो कर रहा है ना, ये वितरण नियम को फॉलो कर रहा है, जिसको आप बंटन नियम भी बोलते हैं। तो इनमें आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है और केवल एक लाइन लिखना है। एक लाइन क्या लिखना है कि यह वितरण नियम को फॉलो कर रहा है, यानी वितरण नियम को सिद्ध कर रहा है, यानी यह वितरण नियम के गुणधर्म का पालन कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया, अतः 3 गुणे 8 + 7 या 3 गुणे 8 + 3 गुणे 7 यह वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम में हम किसी भी एक संख्या को तोड़ देते हैं और फिर इसका गुणा पहले इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें कर देते हैं, और यही कहलाता है हमारा वितरण नियम। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो वितरण नियम होता है केवल गुणा पर ही लागू होता है, जोड़ पर नहीं। अगर आपने वीडियो देखा हो तो शायद आपको याद हो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि आपको याद हो तो साहचर्य नियम में मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे आप 5 का कोका कोष्टक, आप तो जानते होंगे बोडमास जिसको बोलते हैं, भाग जोग, सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। तो चाहे आप पहले इन दोनों को हल करिए, चाहे 5 को 9 में जोड़िए, फिर बाद में 3 को जोड़िए, या फिर पहले आप 3 और 5 को जोड़ दीजिए, बाद में 9 को जोड़िए। आंसर आपका 9 × 5 = 14, 3 = 17 ही आने वाला है। कैसे, देखिए चाहे आप 3 में पहले 9 5 को जोड़ करके 9 × 5 = 14, और यहाँ पर 5 × 3 = 8, 9, देखिए 8 और 9 भी 17 होता है, 14 3 भी 17 होता है। इसका मतलब यह है कि चाहे 3 में 5 को जोड़ करके बाद में 9 को जोड़िए, या 5 और 9 को पहले जोड़ दीजिए, बाद में 3 को जोड़िए, आंसर आपका सेम आने वाला है। और यह नियम तभी फॉलो करता है जब हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये सवाल है, साहचर्य नियम का पालन करता हो। तो हम बोल सकते हैं कि अतः यह जो क्वेश्चन है ना, यह साहचर्य नियम का पालन करता है। आप लिख लेना। और साहचर्य नियम योग के लिए, यह साहचर्य नियम का पालन करता है। कौन सा साहचर्य नियम, योग के साहचर्य नियम का नियम, पूर्णांकों के योग का साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक, अब बढ़ते अपने सी वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सी वाले क्वेश्चन में क्या है, सी वाले क्वेश्चन में 2 पूर्णांक दिया गया है, 2 धन पूर्णांक हैं। 2 धन पूर्णांक में क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि चाहे आप 3 में 2 का गुणा करिए, चाहे 2 में 3 का गुणा करिए, 3 दूना 6 होता है और 2 तिहाई भी 6 ही होता है। तो चाहे आप 2 में 3 का गुणा करिए या 3 में 2 का गुणा करिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो यह नियम क्या होता है, यह नियम होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यह जो हमारा क्वेश्चन है ना, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और क्रम विनिमय नियम यह बोलता है कि चाहे आप किसी भी क्रम में किसी को जोड़िए या फिर किसी को गुणा करिए। देखिए क्रम विनिमय नियम गुणा और जोड़ दोनों के लिए होता है, मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में बताया है। चाहे आप 2 में 3 का गुणा कीजिए या 3 में 2 का, आंसर सेम आने वाला है। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसी प्रकार डी है आपका। तो देखिए इसी प्रकार डी वाला भी क्वेश्चन है कि 3 × 5 = a × 5। तो a = 3,
तो देखिए ए का मान 3 तो होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि 5 टाइम 15 होता है और इधर भी अगर हमें 15 लाना है तो ए का मान 3 रखना ही पड़ेगा। अगर हम इसका पोजीशन बदल देते हैं, अगर हम 5 गुणे ए कर देते हैं और ए बराबर 3 होता है, तब यह हो जाता है क्रम विनिमय नियम। लेकिन हमने पोजीशन इसका नहीं चेंज किया, तो पोजीशन नहीं चेंज किया तो यह होता है निसरण नियम। बस आपको केवल एक लाइन लिखना है कि यह निसरण नियम का पालन करता है। निसरण नियम का पालन कैसे करता है? क्योंकि यहाँ पर ए का पोजीशन हमने चेंज नहीं किया। ए का अगर पोजीशन चेंज कर देते, 5 को पहले लिख देते, ए को बाद में गुणा करते, तो ये हो जाता क्रम विनिमय नियम। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15वां क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। अगर संख्या रेखा के बारे में आपको बेसिक जानकारी नहीं पता है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो संख्या रेखा के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखिए क्या किया, यहाँ पर हमने मान लिया, हमने नाम दे दिया, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने मान लिया कि -5 को हमने बिंदु ए नाम दे दिया और इसको बिंदु बी, इसको बिंदु सी, इसी प्रकार डी, ई, बिंदु एफ। अब हम दर्शाते हैं। संख्या रेखा देखिए एक रेखा होती है। अब ये वर्टिकल भी हो सकती है। वर्टिकल मतलब लंबवत। लंबवत मतलब कुछ इस प्रकार से खड़ी लाइन भी हो सकती है और लेटी लाइन भी हो सकती है, जिसको क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जिस पर शून्य सहित सभी पूर्णांक माइनस और प्लस धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, वो कहलाती है संख्या रेखा। ठीक, अब देखिए -5 कहाँ है संख्या रेखा पर? यहाँ है। तो इसको हमने बिंदु ए नाम दिया था, तो बिंदु ए बस यहाँ पर आपको दर्शा देना है। और -2 कहाँ है? यहाँ है। ये हो गया बिंदु बी। और सी कहाँ है? यहाँ है, बिंदु सी हो गया। और डी है बिंदु 1 वाला बिंदु, और इसी प्रकार ई है 2 वाला, और एफ है 5 वाला। यही आपका राइट आंसर हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस बिंदु का नाम दर्शा देना था बस। लेकिन यहाँ पर मानना जरूरी था, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपने किसको क्या माना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया बिंदु ए से हमने दर्शाया -5 को, बिंदु बी से -2 को, बिंदु सी से 0 को। ठीक, तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर, और ये प्रश्नावली 1 आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो प्रश्नावली 1 ए आपकी पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसके अलावा यदि प्रश्नावली 1 ए में किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है या कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके हर कमेंट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 1 बी के सभी क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।